किसान भाइयों नमस्कार। हम धरती माता, गौ माता और गंगा माता की बात करते हैं। और धरती माता पर तो मैं डेली बात करता हूँ कि धरती मेरी माँ है, इसमें जीवांश बढ़ाइए। आज का विषय है गौ माता पर। गौ माता वास्तव में मेरी आध्यात्मिक माँ है, क्योंकि कल्पना करना ट्रैक्टर के पहले, जब हमारे देश में ट्रैक्टर नहीं था उसके पहले हमारा देश गायों के द्वारा दिए गए बछड़ों को बैल बना करके खेती करता था। और बैल हमारे नानों की घर के दरवाजे की शोभा हुआ करते थे। फिर सिस्टम लालची है और सिस्टम ने बैल की जगह ट्रैक्टर को लॉन्च किया। दलीलें बहुत दी कि इससे खेती में सहूलियत हो जाएगी, बड़े किसानों को लाभ होगा। लेकिन सत्य ये है कि बैलों से कोई नुकसान नहीं था, ट्रैक्टर से लाभ नहीं हुए, नुकसान बहुत हुआ। मित्र, आज हमारे देश की 80% गौवंश सड़कों पर घूम रहा है या गौ आश्रय स्थल में मरने के लिए तड़प रहा है। कोई गाय पर भाषण कितना भी दे ले, लेकिन गाय की सत्यता को अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सामने नजर आता है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं, सोच रहे हैं, ऐसा उनके मन में है, जाने कहाँ से ये भावना आई, कहाँ से विचार आया कि गाय को बचाना है। और गाय को बचाने के लिए उन्होंने मार्ग अपनाया गौमूत्र और गोबर का। कहा गया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गौमूत्र में बहुत मेडिसिनल गुण हैं। और गौमूत्र से ये होता है, गाय के गोबर से ये होता है, और एक गाय से हम 32 एकड़ की खेती कर सकते हैं। ये सरासर झूठ है। मैं कैसे कहता हूँ कि जब हम गाय में लक्ष्मी देखेंगे तो हो सकता है गोबर में लक्ष्मी हो। अभी तो मैं गाय में लक्ष्मी दिख नहीं रही और उसके फाइनल प्रोडक्ट गोबर गौमूत्र में लक्ष्मी दिख रही है। आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। जब राजा दिलीप नंदिनी नाम की गाय को ऋषि से छीनने का प्रयास करने लगे तो गाय गौ माता क्या बोलती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना। तब दूध की बहुत वैल्यू थी, उस समय की बात बोल रहा हूँ। हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना। मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। और आज तो दूध की बात ही नहीं हो रही, गौमूत्र की बात हो रही है। तो फिर वही संदर्भ आता है। फिर गौ माता क्या कहती है, हे बेवकूफ़ो, मुझे मूत्र देने वाली गाय मत समझना। मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती। प्रश्न ये है मित्र कि गाय की प्रसन्नता और कोई भी पशु जिसको मैं माँ कहता हूँ, खूबसूरत प्राणी जिसके परिवार को आपने तहस नहस कर दिया, जिसके बछड़ों को नांद से बाहर कर दिया, स्लॉटर हाउस में कटने के लिए मजबूर कर दिया, और नहीं काटा तो सड़कों पर छुट्टा छोड़ दिया, और गाय को खूंटे से बांध रखा है। और गाय को आप खिलाते भी नहीं हो अच्छा। जो छुट्टा गौवंश है वो तो पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है, और जो बांधा जा रहा है उसको केवल भूसा देते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसका दूध कम है। जो लोग ठीक से पालते हैं उसके, जिनके यहाँ गाय का दूध होता है, गाय के दूध की कोई कीमत नहीं होती। आज हमारे देश का हर व्यक्ति भैंस का दूध 70 रुपये लीटर में ले रहा है। और अगर दूधिया उससे ये कहे कि महोदय, भैंस का दूध कम हो गया है, कल से मैं गाय का दूध लाऊंगा, तो जो गाय का भक्त है, गाय का पुजारी है, गौ माता को गौ माता कहता है, वो क्या, उसका उत्तर क्या होता है?
क्या रेट दोगे गाय का दूध? वो कहता साहब 70 रुपये। अरे यार, गाय का दूध पतला होता है, उसमें घी नहीं है, मलाई नहीं है, 30 रुपये में 2 तो ले लूँ। कल्पना करना, कोई पशुपालक गाय जो पाले और 30 रुपये में उसका दूध बिके, और गाय दूध भी कम देती है, तो गाय क्यों पालेगा? दूसरा, गाय का बछड़ा हो जाए तो बछड़े का बेचारा क्या करे? सड़क पर छोड़ दे तो गाय दुखी। हम बात करते हैं श्री कृष्ण की गायों की। श्री कृष्ण गायों को जंगल में चराते हैं, बांसुरी सुनाते हैं, गाय खूब प्रसन्न है और दूध, दही, घी का अंबार लगा हुआ है। कब? जब गौ माता को जो परिवेश चाहिए वो परिवेश प्रदान कराइए आप। खूंटे में बांध रखा है, सूखा भूसा खिलाते हैं, दूध कम देती है तो उसको दाना खली भी नहीं देते हैं। अगला मित्र, हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदुस्तानी सनातनी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सबे भूम गोपाल की, सारी धरती कृष्ण की है। अब एक नया सुगुफा आया है, देसी गाय विदेशी गाय। तो आप जानते हैं ना, आदमी देसी आदमी विदेशी आदमी फर्क क्या है? पहाड़ी आदमी छोटे होते हैं, आंखें छोटी होती हैं, जो ठंडे मुल्क में रहते हैं वो लंबे होते हैं, रंग साफ होता है। ठीक इसी प्रकार गाय जो विदेश में है उसकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो गाय का रूप स्वरूप थोड़ा सा चेंज है। लेकिन हमने कहा कि ये देसी गाय है या विदेशी गाय है। सनातनी अगर है ना आप, तो गाय को गाय कहिए। अब धरती के 80% 90 पर, हमारे पास तो 2.5% एरिया है ना, 2.4%। तो धरती में 2.4% में जो गाय हैं वो गाय हैं, और जो इसके बाद जो 97% एरिया में गाय, उनको आप आज गाय मानने से इनकार कर रहे हो। धन है। देखिए मित्र, परमात्मा ने कोई भी चीज़ गलत नहीं बनाई। जिस क्लाइमेट में है उसके अनुसार उसका शरीर, उसका रंग रूप है। तो हम तो ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे, और मैंने क्या सोचा, चलिए मुद्दा ये है मित्र, हमारे देश के जो लोग गाय को बचाना चाहते हैं, जो भी लोग, और अगर लोग ना चाहें तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आपको तो गाय बचानी पड़ेगी। लेकिन अभी लोग गाय बचवा रहे हैं गौमूत्र के लिए, गौ आधारित खेती के लिए, कि एक गाय पालिए, उसका मूत्र इकट्ठा करिए, उससे खेती करिए। गाय का पेशाब, गाय का गोबर तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसके पहला प्रोडक्ट तो उसका बछड़ा है, दूसरा प्रोडक्ट उसका दूध है। तो मैं बैल से शुरू करता हूँ। आज छोटी छोटी होल्डिंग हो गई है। जो किसान 4 एकड़ का किसान जिस ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता और किराए के ट्रैक्टर से खेती कराता है, कल मैं ललितपुर में एक किसान से बात कर रहा था, 5 एकड़ का था, उसके पास ट्रैक्टर नहीं था। तो हमने कहा गेहूं बोते हो तो कई जुताई कराते? बोला साहब 4 बार। एक जुताई का 1 एकड़ का कितना पैसा लगता है? बोले 800 रुपया एक जुताई, 3200 रुपया 4 जुताई। हमने कहा तुम 5 एकड़ ज़मीन जोतते हो तो 30-15 यानी कि 17-18 हज़ार रुपये तो आपने जुताई में दे दिया। फिर उसके बाद मैकेनाइज में क्या है कि फिर उसके बाद खेत से गेहूं काट के खलिहान लाओगे, या चलो वहीं पावर थ्रेसर से कटाओगे। फिर कटाई का कितना लगता है? तो बोला कि 1 कुंटल 1 एकड़ का, तो 1 कुंटल गेहूं की कीमत हो गई 2300 रुपये। तो 2300 रुपये उसका हार्वेस्टिंग में गया। फिर हमने कहा आपने 50 कुंटल गेहूँ पैदा किया, फिर मंडी ले जाओगे? हाँ साहब, क्या रुपया? बोले 100 रुपया कुंटल। तो आप 40 कुंटल अगर बेचने गए तो 4000 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा चाहिए। कितना हो गया? एक ही फसल में 5 एकड़ के किसान ने 23-24 हज़ार रुपये ट्रैक्टर वाले को दिए। अब देश में गौवंश छुट्टा घूम रहा है। 2 बछड़े सड़क से पकड़ लीजिए, अब खरीदना भी नहीं। एक ज़माने में तो बैल मर जाता था तो खरीदना मुश्किल था।
और आप गौ 2 बैल बांध लीजिए। अटहर है, नो डाउट। 2 चीज़ें हैं मित्र, हमारी इस बात को देश के बहुत सारे किसान इग्नोर करेंगे, हंसी ठिठोली में उड़ाएंगे कि अरे साहब चंद्रमा में दुनिया पहुंच गई, आप बैल से खेती करने की बात करते हो, तो नहीं करोगे तो मरोगे कैसे। आपको कोई आमदनी नहीं, तो उस किसान से जो 5 एकड़ का था, मैंने उससे पूछा कि 1 एकड़ में कितनी लागत और कितनी पैदावार, तो 10 कुंटल 11 कुंटल एवरेज में 1 एकड़ में वहाँ गेहूँ होता है। अब उसने जो हमको बताया कि साहब हम 26,000 का गेहूँ बेचेंगे और 18,000 रुपये की मेरी लागत है, सिंचाई, ट्रैक्टर, बीज, फर्टिलाइज़र, कटाई, मड़ाई। कितना बचा उसको, मतलब 26,000 का बेचा तो 8,000 बचा, और 5 एकड़ का किसान अगर है तो उसको 8 5 40,000 रुपये बचे। 5 एकड़ में उसने 50-55 कुंटल गेहूँ बेचा और 1,20,000 का गेहूँ बेचा, उसको बचा कितना, 40,000 बचा। अब 40,000 में समझ कल्पना करिए कि 5-6 फैमिली मेम्बर हैं, उसको साल भर खर्चा चलाना कैसे चलाएगा। अगर वो बैल से खेती कर रहा होता तो 2 चीज़ें होती, एक तो ये जो 23-24,000 ट्रैक्टर वाले को दिया नहीं देना पड़ता, दूसरा ऐसे किसान हार्वेस्टर से कटाते हैं, गेहूं में आग लगा देते हैं, भूसे में, पराली में। अगर ट्रैक्टर से जो बैल से खेती करता तो ये 5 एकड़ का भूसा साल भर उसका बैल खाता और गोबर करता, गोबर खेत में जाता तो खेत की फर्टिलिटी बढ़ती। इसलिए मैं कहता हूँ गाय मेरी माता थी, माता है, माता रहेगी, लेकिन उसका एक परिवार है, उसका जो नियोजन है वो नियोजन अगर मैं नहीं कर पाया तो आप चिल्लाते रहिए गाय मेरी माता है, जन्म जन्म से नाता, लेकिन आप मर जाओगे। और मैंने एक अध्ययन किया मित्र, 17वीं शताब्दी में एक गाना क्या था, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन के राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। अब बैल ही नहीं है तो खुशियों के कमल कहाँ से मुस्काएंगे, इसीलिए सारे लोग उदास हैं। मैं देश के किसानों से को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ कि मित्र आपके पास अब 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन बची है, आप जागिए। और नीतियों से भी कहता हूँ, अब नीतियों की गलती कहाँ है, देखिए आप, नीतियाँ तो वोट बैंक के लिए इतनी अंधी हैं कि जो किसान धान गेहूं की खेती करेगा, फर्टिलाइज़र से खेती करेगा, उसको साल में 5 बोरी डीएपी 10 बोरी यूरिया में 35,000 की सब्सिडी दे रही है सरकार। जो ज़मीन को बंजर बनाएगा, जो उत्पादन खराब करेगा, उसको हम सब्सिडी देंगे। और एक किसान है जो गौ आधारित खेती करता है, बैल पाले, गाय पाले, गोबर डालता है, फर्टिलाइज़र नहीं लेता, उसको देना चाहिए कि नहीं नीतियों को, उसको नहीं देती नीतियाँ। अगला, जो धान गेहूं की खेती करेगा, जमीन के नीचे से 250 फुट से पानी निकालेगा, उसका बिजली का बिल माफ। और जो संवेदनशील है, सोचता है कि नहीं भाई पानी कम है, पानी को बचाना चाहिए, इसलिए चना मटर मसूर उर्द मूंग की खेती करता है, पानी नहीं लगाता है, उसका क्या। तो अभी तो हमारा सिस्टम इतना गंदा हो गया, जाने अनजाने अब अलग अलग लालच हैं, राजनेताओं को वोट चाहिए, क्या करें बेचारे, मजबूर हैं, सोचते वो भी होंगे लेकिन नहीं सोच पा रहे। लेकिन ये अगर राजनेता नहीं सोच पा रहे, सिस्टम नहीं सोच पा रहा, तो किसानों को सोचना पड़ेगा क्या, कि मुझे अपनी धरती माता को बचाना है, मुझे अपनी गौ माता को बचाना है, मुझे जमीन के नीचे का पानी बचाना है। कारण क्या है कि आप गांव में रहते हैं, गांव का परिवेश अगर अच्छा होगा तो आप धनाढ्य बनेंगे, आपके घरों में खुशियां आएंगी। अभी तो आप कर्ज में डूबे हैं और कर्ज में मिसमैनेजमेंट के कारण डूबे हैं। गांव में 10-5 आदमी ट्रैक्टर वाले हैं, वो तो खुशहाल हैं क्योंकि उनको तो बहुत सारा पैसा मिल जाता है गांव में, खेत जोतना, भट्टे से ईंटा लाना, ये करना वो करना। लेकिन जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग करता है, ट्रैक्टर के भरोसे है, बैल नहीं पालना चाहता, गाय नहीं पालना चाहता, उसकी स्थिति सबसे खराब है। सन 2004-5-6 में सूखा पड़ा था बुंदेलखंड में,
लोग आत्महत्या कर रहे थे। मैंने 100 लोगों का अध्ययन किया, मरने वाले परिवारों का। उसमें सारे लोगों ने, वो लोगों ने आत्महत्या की थी जिनके पास बैल नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं। ना तो बैल वाले ने आत्महत्या की, ना ट्रैक्टर वाले ने आत्महत्या की। क्यों? मित्र, आप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा ट्रैक्टर वाले को दे देते हो, सिंचाई में दे देते हो, रोटावेटर में दे देते हो, मतलब क्या कर रहे हो? तो बैल आधारित खेती अगर ये देश करेगा ना, तो फिर से पुरोहित राष्ट्र बनेगा। हमको डीजल की खपत कम होगी, मेरा पर्यावरण अच्छा बनेगा, मेरी जमीन अच्छी बनेगी और मेरा भोजन स्वादिष्ट होगा। और जो गौ प्रेमी है उनको मैं आगाह कर दूं कि मित्र, अगर गाय के प्रति आपको रत्ती भर भी हमदर्दी है ना, बाई हार्ट में आपके दिल में, दिमाग में, तो सत्य को स्वीकार करो। गौमूत्र से हम बछड़े से गाय नहीं बचा पाए, दूध से गाय नहीं बचा पाए, आप गौमूत्र से गाय बचाने की बात करते हो। कितना बड़ा चुटकुला है। कल्पना करिए, क्या कोई किसान गौमूत्र के लिए गाय पालेगा? नहीं पालेगा। और दूसरा, फिर मैंने बताया, गौमूत्र अच्छा है, गौमूत्र पीने कभी करके कैंसर को गौमूत्र से हम कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कब? जब गाय को मां का दर्जा प्राप्त हो, जब गाय मुस्कुराए। मैंने बोला ना, पौराणिक कथाओं में लिखा है, गौ माता क्या कहती है? हे राजन, मैं प्रसन्न होने पर आपकी हर मनोकामना को पूरा करती हूं। आप गाय को प्रसन्न कैसे रखेंगे? उसका बछड़ा उसकी आंखों से दूर कर देंगे, उसका बछड़ा सड़क पर गाय खूंटे में, और चारा दाना भी अच्छा नहीं देंगे। मूत्र के लिए उसको पक्की फर्श में बांधेंगे जहां उठने और बैठने में तकलीफ हो। हम कितने पदार्थवादी हो गए यार, कितने हम स्वार्थी हो गए। किसी ने कह दिया गौमूत्र अच्छा होता है, तो गौमूत्र के लिए गाय का पक्का फर्श बना दिया। मूतेगी तो इकट्ठा हो जाएगा। अब उसको उठने में बैठने में तकलीफ हो गई, उसकी तकलीफ नहीं दिखती आपको। चलिए, वो जब पेशाब करती थी तो गोबर के ऊपर कर देती थी, वो पूरा फरोई से उठा लेते थे। तो गौमूत्र भी गोबर में है, क्या दिक्कत? क्या खेत में तो जाना है ना गौमूत्र। अब हम गौमूत्र गोबर से जीवामृत बनाते हैं। देखिए, आप कहते हैं गाय के गोबर में जीवाणु हैं। गजब कहानी है। जीवाणु तो आपके मल में भी हैं, उसे बना लो जीवामृत। भैंस के गोबर में भी जीवाणु हैं। मतलब किसी चीज को वखान करना है, कैसे वखान करना है? जबरदस्ती का धंधा, जबरदस्ती का। हर जीव जो मल विसर्जित करता है, उसके मल में जीवाणु होते हैं और पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन जब वो गोबर में आ जाते हैं तो अब इनका धरती में कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने मल विसर्जित किया और मेरे मल में अगर जीवाणु हो, गाय के गोबर में जीवाणु, तो गाय ने गोबर का मल किया, 1 ग्राम में 5 करोड़ जीवाणु हैं, तो गाय का गोबर 4 दिन में वही डिकम्पोज हो जाना चाहिए, कार्बन में तब्दील हो जाना चाहिए, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। वो तो पड़ा रहता, सूख जाता है। साइंस को साइंस की भाषा में लो, आध्यात्म को आध्यात्म की भाषा लो, दर्शन को दर्शन की भाषा में लो। दर्शन जो विषय है वो दर्शन का है, विज्ञान विज्ञान है। लेकिन हमारी इन बातों में न तो विज्ञान है न तो दर्शन है। गाय को डंडा मारेंगे, गाय को बल्लम घुसेड़ेंगे, उसको कटीले तार लगा देंगे, उसको खेत में घुसने नहीं देंगे और कहेंगे गाय के गोबर में साहब ऐसा है, गाय के मूत्र में ऐसा है, कैसा है? ठीक है ना? तो किसान भाइयों, वक्त मैं बता दूं, आज नहीं तो कल एक वक्त आएगा, 2 चीज़ें होंगी। या तो सामूहिक आत्मदाह होगा, और सामूहिक आत्मदाह ना करना पड़े इसके लिए सनातन को स्वीकार करना पड़ेगा। सनातन में मैंने बोला कि जैसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं ना लोग, तो मैं कहता हूँ धरती आधारित प्राकृतिक खेती। धरती में खेती करते तो धरती सबसे पहले धरती थी, गाय तो बाद में आई है ना, तो धरती सबसे पहले, तो धरती को माँ मान लो। धरती को माँ माना नहीं हमने, और गाय को भी माँ नहीं माना। लेकिन जब तक मेरे फोर फादर धरती और गाय को, गंगा को माता मानते थे, तो गंगा बहती थी,
गाय का दूध पिया करते थे, बैलों से खेती होती थी, न फर्टिलाइज़र था न पेस्टिसाइड था। देखो दो बातें तो उचित नहीं हैं कि कहते ना हाथी के खाने के दांत अलग दिखाने के अलग। तो आज का जो सिस्टम उसके दो दांत हैं, दिखाने का अलग खाने का अलग। बोलते हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती, वो चाहते नहीं हैं। देश में जितने लोग नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं बाई हार्ट वो नहीं चाहते कि देश में नेचुरल फार्मिंग हो, क्योंकि उनका राजस्व कम हो जाएगा। लेकिन मैं तो किसानों से कहता हूँ, मित्र आप तो गरीब हैं ना, आप तो लाचार हैं, मजबूर हैं, आत्महत्या की कोशिश करते हैं, घाटे में हैं, कर्ज में हैं। आपको मेरी बातें समझनी होगी। नमस्कार।